90 के दशक में कश्मीर पर औरंगजेब राज। एक्सोडस हुआ, जो जेनोसाइड हो गया 1990 में, उससे पहले भी हमें ये देखने को मिलता था। हमें अपने मंदिर को बचाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। कश्मीर त्रासदी का पूरा सच। एलिमेंट्स थे जिनका अब पूरे देश में और विश्व में एक्सपोज हो गया कि ये जो चाहते थे कि हिंदू के मंदिर पर कब्जा करना, तो इनका पहला टारगेट होता था कि हमारी श्रद्धा और अपना आस्था के केंद्रों पर आघात करना। हर तस्वीर में छिपा है 90 के दशक का सच। मंदिर को तोड़ो या मस्जिद को तोड़ो या कोई चीज तोड़ो, कोई भी रिलीजन, आप तो खुदा के साथ और ईश्वर के साथ आप जंग कर रहे हैं। नब्बे के दशक में कश्मीर में तोड़े गए मंदिर। किसी इंसान को आपने खत्म करना, किसी समाज को खत्म करना, तो आप उसके धर्म के आस्था के केंद्र को अटैक कर लीजिए, वो बेचारा शटर होता है। मंदिरों को तहस नहस करने वाले कौन? कश्मीर से सारा हिंदू जेनोसाइड उन पर हो गया और हमको वहाँ से निकाल दिया गया, खदेड़ दिया गया। तो उसके बाद 1991 में हमने एक टाटा सूमो में खीर भवानी जाने का प्रण किया। इट वाज लाइक कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। उन्नीस 1990 के गुनहगारों को महबूबा का सियासी साथ। कोई फिल्म आई है, मैंने उस फिल्म को नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, कश्मीर फाइल्स नहीं देखा, पर मैंने सुना उसमें बहुत खून खराबा है, बहुत तकलीफ दे मंजर हैं। कश्मीर त्रासदी का सबूत एक्सक्लूसिव। नमस्कार, धाकड़ एक्सक्लूसिव में हूं आपके साथ अनंत त्यागी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर के देश को लोगों का मिला जुला रिएक्शन है। कोई ये कह रहा है कि कश्मीरी पंडितों पर 1990 में अत्याचार हुआ, तो कोई ये कह रहा है कि फिल्म में बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया। किसी की राय यह है कि फिल्म में दूसरा पक्ष दिखाया नहीं गया, तो कोई यह कह रहा है कि हां, ये सब मानते हैं कि 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ। इस बात की तस्दीक हर कोई करता जा रहा है और उसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि कैसे कश्मीर के अंदर हिंदुओं को और हिंदू के धार्मिक स्थलों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। तस्वीर ये देखिए, ये मंदिर के अंदर की तस्वीर है। किस तरीके से शिवलिंग को खंडित किया गया, किस तरीके से शिवलिंग को तोड़ दिया गया, ये तस्वीर गवाही दे रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये पूरा मंदिर खंडहर बना दिया गया था और ये 1990 के शुरुआत में जो त्रासदी घटी, उसकी एक जीती जागती गवाही देता हुआ खंडहर है। ये तीसरी तस्वीर देखिए, आपको तस्वीरों में यहां पैरों के निशान नजर आएंगे, मूर्तियों के पैरों के निशान नजर आएंगे। ये दरअसल देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित थीं। उन देवी देवताओं की मूर्तियां यहां स्थापित थीं, उनको तोड़ दिया गया था। ये हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, उससे पहले जरा रिपोर्ट आप देखिए। ये टूटा हुआ मंदिर कश्मीर की 1990 की त्रासदी का सबसे बड़ा सबूत है। ये मंदिर कश्मीर के श्रीनगर में है, जिसे 90 के दशक में उजाड़ दिया गया। मंदिर में मौजूद मूर्तियों के बाकी बचे निशान 90 के दशक की तबाही की गवाही दे रहे हैं। 90 के दशक में आतंकवादियों ने पहले तो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया और उनकी आस्था पर प्रहार किया। मंदिरों को तोड़ दिया, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया। यह मंदिर का गर्भगृह है। यहां बीचों बीच टूटा हुआ शिवलिंग दिखाई दे रहा है। 1990 से पहले यहां शिव की आराधना होती थी। कश्मीरी ब्राह्मण यहां पूजा पाठ किया करते थे। अब इसका हाल देख लीजिए, टूटी फूटी योनि बची है। शिवलिंग आतंकवादियों ने तोड़ दिया, पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया।
एक बात बताऊं क्या, कोई भी रिलीजियस, अगर मंदिर को तोड़ो या मस्जिद को तोड़ो या कोई चीज तोड़ो, कोई भी रिलीजियस, आप तो खुदा के साथ और ईश्वर के साथ आप जंग कर रहे हो। और वो जो जब तोड़े गए, वो मुझे याद है। उन्नीस 1990 से पहले ही कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल देने की आतंकियों ने योजना तैयार कर ली थी और मंदिरों पर हमला करना, उन्हें तोड़ना उसी योजना का एक हिस्सा था। इस मंदिर में कुछ मूर्तियां भी मौजूद थी जिनकी अब सिर्फ निशान बाकी हैं। अब टूटी हुई इन मूर्तियों के सिर्फ पंजे बचे हैं। इन पंजों को देखकर यह भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ किन देवी देवताओं की मूर्तियां थी। कोई भी सरकार रही, उनका जो फोकस रहा मंदिरों की तरफ नहीं रहा। मैं एक मिसाल देता हूं आपको, जब कश्मीर से सारा हिंदू जेनोसाइड उन पर हो गया और हमको वहां से निकाल दिया गया, खदेड़ दिया गया, तो उसके बाद 1991 में हमने एक टाटा सोमो में खीर भवानी जाने का प्रण किया। इट वाज लाइक कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में वापसी की बात देश का हर राजनीतिक दल करता है। कश्मीर के क्षेत्रीय दल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ऐसा दावा करते हैं जैसे कि वो कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी पंडितों का ही इंतजार कर रही हैं। लेकिन इस मंदिर की दशा कुछ और ही कहानी बयां करती है। श्रीनगर के इस मंदिर को करीब 32 साल पहले तोड़ा गया। तब से अब तक कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन मंदिर के बारे में किसी ने बिल्कुल नहीं सोचा। आतंकवादियों ने मंदिर तोड़ा, वो उनका काम था, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने मंदिर को फिर बनवाकर अपना काम नहीं किया। पलायन कर चुके पंडित भला किस तरह कश्मीर लौटेंगे? मंदिर के ऊपर आज तक किसी ने कोई पैसा खर्च नहीं किया, और जबकि सबसे बुरी हालत मंदिरों की ही है आज की डेट में। अगर हम वापस जाएंगे तो हम किस मंदिर में पूजा करेंगे? आप हमारे गांव की मंदिर की अगर आप शक्ल देखेंगे तो आज है ही नहीं कुछ उसमें। इवन की मूर्ति नहीं है, चार दीवारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी सरकार से यही डिमांड है कि उन मंदिरों को भी रिपेयर किया जाए, रिनोवेट किया जाए सरकारी खर्चे पे। अगर आप मस्जिदों के लिए डोनेशन दे सकते हो, अगर आप मरगुजारों के लिए डोनेशन दे सकते हो, तो मंदिरों के लिए क्यों नहीं? कश्मीर में सैकड़ों की तादाद में मंदिरों को तोड़ा गया। सिर्फ पंडितों के मन में भय पैदा करने के लिए आतंकियों ने मंदिरों को तोड़ा। इसकी गवाही तो खुद मंदिर भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिरों को तोड़े जाने की बात सियासी गलियों तक नहीं पहुंची। साल 2012 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी आतंकवादियों द्वारा तोड़े गए मंदिरों का आंकड़ा पेश किया गया, लेकिन फिर भी मंदिरों को दोबारा बनाने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। 32 साल पहले तोड़े गए मंदिरों में अब तो उतनी भी जान नहीं बची कि उन्हें दोबारा खड़ा किया जा सके। एक मैसेज आनी चाहिए, और मेजॉरिटी कम्युनिटी जो कश्मीर में है उनको भी सिद्दीक दिली से, यानी ये नहीं है कि हम टगा फरे कि आपने किया ये नहीं किया, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए ट्रूथ। वो सब कुछ जानते हैं, उनको भी सामने आना चाहिए कि ये इनके यहाँ श्रद्धा के स्थल है, मंदिर है, इनके प्रोटेक्शन के लिए बिल आए और उनके रिनोवेशन में हाथ बटाए और उन मंदिरों का संरक्षण हो और कानूनी प्रोविजन में उस बिल को पारित सरकार करे। 1990 के दशक में कश्मीर के श्रीनगर में 57 मंदिरों को तोड़ दिया गया या नुकसान पहुंचाया गया। यह आंकड़ा 2012 में खुद जम्मू कश्मीर की सरकार ने दिया था। ये भी बताया था कि साउथ कश्मीर के अनंतनाग में भी करीब 56 मंदिरों का यही हाल किया था, जैसा कि आप श्रीनगर के इस शिव मंदिर को देख रहे हैं। अब एक बार फिर जरा वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं, जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि 90 के दशक में जो लोग कहते हैं कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा नहीं गया, उनको कैसे झुटलाती हुई तस्वीरें। ये तस्वीर देखिए, यहां कभी शिवलिंग हुआ करती थी, जिनके आराध्य हुआ करते थे, वो कभी पूजा किया करते थे। वो 90 के दशक की शुरुआत में जब कश्मीरी हिंदुओं का पलायन होना शुरू हुआ तो मंदिर तोड़े गए, शिवलिंग को खंडित किया गया। यहां देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित थी, उनको तोड़ दिया गया, उनके सिर्फ पैरों के निशान यहां बचे हुए हैं। ये सिर्फ 2 तस्वीरें। बाकी देखिए, इस मंदिर को पूरा खंडर बना दिया गया, खिड़कियां टूट गई हैं और इधर आपको जले हुए निशान मिलेंगे। ये देखिए, पूरी जो काली जो आपको छाया नजर आएगी, ये जलाए गए मंदिरों के निशान है। मंदिरों के अंदर जब आग लगाई गई, जब शिवलिंग तोड़ी गई, जब स्थापित मूर्तियों को तोड़ा गया, ये उसी के निशान है जो बर्बादी अपने बयान कर रहे हैं। कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जिस शिवलिंग की आपको तस्वीर दिखा रहे थे, जरा बड़ी तस्वीर देखिए। ये आप ऊपर के प्लेटफॉर्म पर जहां देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई थी, जिनके पैरों के निशान आपको यहां लगातार दिखा रहे हैं हम, इसके ठीक नीचे ये भगवान शिव की शिवलिंग थी जिसको खंडित कर दिया गया था।
90 के दशक की त्रासदी की गवाही देती हुई तस्वीरें। ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि उस वक्त जो अल्पसंख्यक वहां थे क्या बीतती होगी उनके ऊपर। 4 अक्टूबर 2012 को जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक लिखित जवाब दिया गया 90 के दशक में तोड़े गए मंदिरों को लेकर के, और जवाब यह कि 438 कश्मीर घाटी में 438 मंदिरों की संख्या थी कभी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, वो देखिए। कुछ ही वर्षों में 208 मंदिरों को तोड़ दिया गया था, यानी आधे से ज्यादा मंदिरों को तोड़ दिया गया था। सिर्फ श्रीनगर की बात कीजिए तो सिर्फ श्रीनगर में 57 ऐसे मंदिर जिनको कि उस अलगाववाद में या आतंकवाद में तोड़ दिया गया। उस विभीषिका में अनंतनाग में 56 मंदिरों को खत्म कर दिया गया, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। और ये सिर्फ मंदिर की इमारतों पर हमला नहीं था, यह अप्रत्यक्ष संदेश था वहां रह रहे अल्पसंख्यकों को कि अगर तुम यहां से नहीं गए तो हालात क्या होंगे। 90 के दशक में कश्मीर में विभीषिका थी, तो आज 2022 में बंगाल के अंदर आपको वैसी तस्वीरें सामने आएंगी। सियासी रक्त चरित्र से बंगाल इस वक्त नहाया हुआ है। बीरभूम में लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। হসপিটালে আমাদের মানে আমার চাচি আমার বড় মা আমার ভাই আছে। ये क्रूड बॉम्ब है। जो कह रहे थे कि ये आग शायद कोई एक्सीडेंट है, टीवी फटने से या फिर शॉर्ट सर्किट से ये घटना घटी है, उनके लिए ये एक करारा जवाब। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जो हिंसा हुई इसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है। 20 लोग इस हिंसा में अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन जरा सोचकर देखिए कि रात के घुप अंधेरे में कुछ बदमाश गांव में 1-2 नहीं बल्कि 7 घरों को जला जाते हैं। 8 लोग जिंदा जलकर मर जाते हैं और उसके बाद शुरू होता है आरोप और प्रत्यारोप का खेल। बंगाल फाइल्स से कैसे पूरा देश शर्मसार हो चुका है, आज धाकड़ एक्सक्लूसिव में इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि घटनास्थल से टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता तमाल शाह की वो ग्राउंड रिपोर्ट, जो एक नहीं बल्कि अनगिनत सवाल खड़े करती। पिछले 2 दिन से बंगाल में बीरभूमि का एक गांव सुलग रहा है। यहां सोमवार की रात इतनी जबरदस्त हिंसा हुई कि गांव के 7 घर जलकर राख हो गए और 8 लोग जिंदा जला दिए गए। यह हिंसा क्यों हुई, गुनहगार कौन है, ऐसा कृत्य करने वाले अपने पीछे क्या क्या सबूत छोड़ गए, ये जानने के लिए पिछले 2 दिन से टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता तमाल शाह घटना स्थल पर मौजूद हैं और उन्होंने इस दौरान जो कुछ भी देखा वो बेहद हैरान और परेशान करने वाला था। आपको ransacked and then set ablaze. As I walk inside, I can literally feel the difference in temperature. I can look into this particular room. I still see fire smoldering. लेकिन ये वाला घर जो आग से राख हो गई, अभी भी उस घर से धुआं निकल रहा है। सबसे पहले आपको मंगलवार की रात की तस्वीर दिखाते हैं। तमाल बीरभूम के रामपुर हाट के गांव ओरतई में थे। इस दौरान थोड़ी सी पड़ताल के बाद ही उन्हें मालूम चल चुका था कि यहां टीएमसी नेता बहादुर शेख की हत्या हुई थी, जिसके बाद से ही गांव के 7 घरों में आग का ये खौफनाक खेल खेला गया। ये बहादुर शेख की घर है और इसी घर के बगल में और दूसरी तरफ और 2 घर जलाए गए, तहस नहस हुआ। और ये जो मातम है,
घंटों तक चली। पुलिस का मानना है कि उन्होंने समय पे इंटरवीन किया, उन्होंने समय पे एक्शन लिया, लेकिन 7 लोग एक ही परिवार से जल के राख हो गए, बादू शेख की मौत हो गई और पूरी गांव में एक तनाव का माहौल है। गांव के लोग बात नहीं करना चाहते हैं, गांव के लोग एकदम चुप्पी ठान लिए हैं और जैसे ये वाला घर है, अगर इसमें प्रवेश करे एक दहशत की एक छवि अभी भी आपको नजर आएगा। तमाल इसके बाद यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें वो घर नजर आया जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसी घर में आग लगने के बाद 8 लोग जिंदा जलकर मारे गए। घर के अंदर का खौफनाक मंजर संवाददाता तमाल ने अपनी आंखों से देखा। एक नहीं, ये घर सबको जलाए गए। इस घर के अंदर अगर प्रवेश करे तो आपको एक आग की जो एक हीट है वो आप महसूस कर पाएंगे और ये भी दर्शाता है कि जब वो मातम मचा, जब लोग इस घर को तोड़ फोड़ कर रहे थे, आग जलाने से पहले शायद उनको रेजिस्ट भी किया गया, इसीलिए बर्तन ऊपर से नीचे गिर गए और ये जो बेडरूम है, बेडरूम में पूरा आग लगाया गया था और आग अभी भी दिख रहा है। तमाल शाह हिंसा का सच जानने के लिए पूरी रात इसी गांव में डटे रहे। रात भर वो इन तस्वीरों को देखकर बेचैन रहे। सुबह हुई तो तमाल एक बार फिर घटना स्थल पर जा पहुंचे, संपूर्ण सच की तलाश में। लेकिन सुबह जो तस्वीर दिखी उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस वाले यहाँ सबूत जुटाने के लिए पहुंचे थे, पूरे इलाके को सिक्योर कर रहे थे, वो भी घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद। तो तमाल ने उनसे इसी सुस्ती पर कड़े सवाल किए। फिलहाल देखिए जिस घर को आग लगाया गया था और सुबह से हम लोग दिखा रहे हैं, टाइम्स नाउ पे दिखा रहे हैं, नवभारत पे दिखा रहे हैं कि जहां पे घटना घटी है उसको सबसे पहले सिक्योर करना चाहिए ताकि फॉरेंसिक जब आए उनको कुछ नमूने मिले, कुछ प्रूफ मिले और उस प्रूफ के साथ हाँ सॉरी एक तो बाहर थे, थोड़ा बाहर जगह। अच्छा, बाहर जगह आप लोग अभी इसको सिक्योर कर रहे हैं? हाँ, कल से क्यों नहीं किए, परसों से क्यों नहीं किए? घटना तो परसों रात को हुआ है ना सर। सवाल यही है कि जो घटना घटी है सोमवार रात को, उसके बाद आज है बुधवार सुबह, इसके बीच में बीत गए बहुत सारे घंटे जब इस घर को सिक्योर करना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता तमाल शाह घर के आसपास छानबीन कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर इस चीज पर पड़ी, ये धारदार हथियार जो खून से सना हुआ था। तमाल ये मंजर कैमरे में रिकॉर्ड करने के बाद जब घर से बाहर आए तो उन्हें यहाँ पास में ही एक देसी बम भी मिला, इस्तेमाल हो चुका देसी बम, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इस बम को फेंककर दहशत मचाई गई होगी, कैसे फिर घरों में आग लगी होगी। आपको दर्शाएंगे एक चीज, आप जानते हैं ये क्या है? ये क्रूड बॉम्ब है। जो कह रहे थे कि ये आग शायद कोई एक्सीडेंट है, टीवी फटने से या फिर शॉर्ट सर्किट से ये घटना घटी है, उनके लिए ये करारा जवाब, ये है क्रूड बॉम्ब। मैं कैमरा पर्सन, मेरा सहयोगी रोनी छात्रा को कहेंगे एक बार थोड़ा नजदीक से दिखाए। ये एक एविडेंस है जिसको सबसे पहले सिक्योर करना चाहिए क्योंकि ये एक सबूत है जो ये दर्शाता है कि हिंसा की घटना घटी 1, 2 और ये हिंसा की घटना के दौरान ऐसे क्रूड बॉम्ब्स फेंके गए, घर पे फेंके गए, छत पे फेंके गए और आग इसी से लगी जिसका धुआं अभी भी जल रहा है। टाइम्स नाउ संवाददाता तमाल शाह को यहाँ ये भी जानकारी मिली कि हिंसा के बाद से गांव वाले काफी डरे हुए हैं, कई लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। सोमवार को लगाई गई आग बुधवार सुबह तक भी ठंडी नहीं हुई थी। 7 घरों में से उगता धुआं यहाँ बर्बादी की दास्तान कह रहा था। बुझी नहीं ठीक से और ये दर्शाता है कि लोगों में एक खौफ है जो अभी भी बुझी नहीं, एक डर है जो नहीं बुझा है। और ये जो घर है इसके अंदर अभी पुलिस हमें प्रवेश करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन ये घर इसके अंदर पे जो तोड़ फोड़ हुआ, अगर मैं अपना सहयोगी को कहूँ कि एक बार दिखाए, दूर से दिखाए किस तरह से इस पे तोड़ फोड़ किया गया, लोगों को एक दहशत झेलना पड़ा जिसके बाद उनको ये घर छोड़ के भागना पड़ा। ये स्थिति न जाने क्यों कश्मीर में 1990 के दशक की याद दिला गई, जब ऐसे ही खौफ के बाद हिंदुओं को पलायन करने को मजबूर होना पड़ा था। खैर, टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता तमाल शाह को यहाँ एक चश्मदीद भी मिली, वो लड़की जिसने सोमवार की रात बम चलते और घरों को आग लगाते अपनी आंखों से देखा था, जिसके परिवार के कई सदस्य आज अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। আপনার পরিবারে কতজন হসপিটালে আছে এখন? হসপিটালে আমাদের মানে আমার চাচি, আমার বড় মা, আমার ভাই আছে। আর কি হয়েছে ওনাদের? ওনাদের হাতে লেগেছে আর একবারে বুক থেকে একবারে পুড়ে জ্বলছে। জ্বলে গেছে? হ্যাঁ।
তারা সব বাড়িতে ছিল তখন? বাড়িতে সবাই ছিল, বেটি পুড়ে জ্বলছে, হাসপাতালে আছে, আরো তো বাদ বাকি 10 জনের তো মনেই জ্বলছে। আর কি আগুন লাগিয়ে দিল আপনার চোখের সামনে সবাই? হ্যাঁ, চোখে। কত লোক ছিল? এখন কত মেলা লোক ছিল। বোম মেরেছিল? বোমও মেরেছিল, আগুনও জ্বলেছে। আগুনও জ্বালিয়েছে, বোমও মেরেছে। আর আগে কখনো এরকম ঘটনা ঘটেছে? না, কোনোদিন হয়নি, শুধু বোম ফেটে তো আমরা কিছু হয়নি। এরকম কিছু হয়নি? না। আচ্ছা, আর জিনিসপত্র বাঁচাতে পেরেছেন? জিনিসপত্র ওই যা বেঁচেছে তাই, এখন জিনিসপত্র কিছু তো হয়নি, চালটা পুড়েছে ওই যা। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम को इस गांव में ये महिला भी मिली, जिसने बताया कि उसने जलते लोगों की चीखें सुनी थी, लेकिन खौफ इतना था कि वो उन्हें बचाने के लिए कुछ कर नहीं पाई। আগুন জ্বলছে তখনই ঘর খেয়ে এলাম। হ্যাঁ, তখন এসেছেন? হ্যাঁ। কি দেখলেন? ওই যে আগুন জ্বলছে, চিৎকার, হ্যাঁ একবার শুনেছি। একবার শুনেছেন? হ্যাঁ। এতগুলো মানুষ ঘরের মধ্যে ভিতরে জ্বলে পুড়ে মরে গেল, আপনারা কেউ আওয়াজ টাওয়াজ কিচ্ছু শুনতে পান না? আওয়াজ পেলে কি করব, কিছু করার নাই তো। পুলিশ কখন আসলো? পুলিশ তখন আসেনি। কতক্ষণে এসছে? পুলিশ আসছে ধরেন এই সকালে, এদিকে আসেনি পুলিশ, রাতে পুলিশ আসেনি। यकीनन दहशत का ये आलम हर संवेदनशील व्यक्ति समझ सकता है, और इससे ये भी एहसास होता है कि पश्चिम बंगाल के बीरभूमि में जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जिससे 7 घर आग में जलकर राख हो गए और जिसकी भेंट चढ़ गईं 8 जिंदगियां। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए पश्चिम बंगाल के बीरभूमि से कमाल शाह की रिपोर्ट। तो आपने तमाम की रिपोर्ट में देखा कि कैसे दो चश्मदीद ये साफ साफ कह रहे हैं और साफ साफ बता रहे हैं कि सोमवार की रात गांव में बम चलाए गए, गांव में आग लगाई गई थी। उन्होंने घरों में जलते हुए लोगों की चीख पुकार सुनी और ऐसा ही एक और चश्मदीद 14 साल का एक बच्चा भी सुबह जिसके गायब होने की खबर सामने आई, जिस पर एसपी ने सफाई दी। लेकिन यह मामला कितना बढ़ चुका है कि बीरभूम की हिंसा पर अब केंद्र और राज्य सरकार एकदम आमने सामने आ चुके हैं। बीजेपी का एक डेलीगेशन बीरभूम पहुंचकर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खत लिखा और लेटर लिख करके तीखे सवाल पूछे। टीएमसी कह रही कि ये ममता सरकार के खिलाफ एक साजिश है और वो पलटवार बीजेपी पर कर रही है। बीरभूमि की हिंसा पर गांव से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारे तक राजनीतिक तूफान मचा है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी का एक डेलीगेशन बीरभूम पहुंचा, जहां पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया, तो बीजेपी नेताओं ने वहीं पर मोर्चा खोल दिया और मामले की सीबीआई जांच की मांग उठा दी। हमें सेंट्रल फोर्स चाहिए, राज्य पुलिस का हटान, राज्य पुलिस अत्याचार करছে। ग्रामवासीरा बोललेन सीट नहीं चलेगा, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। बीजेपी का आरोप है कि ममता के राज में बंगाल में खून की होली खेली जा रही है, कानून व्यवस्था की हालत खराब है। बीरभूम मामले को बीजेपी ने लोकसभा में उठाने की बात भी कही है। दिलीप घोष ने कहा कि बीजेपी पूरे देश को बताएगी कि बंगाल में क्या हो रहा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी की नेता रूपा गांगुली ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी। only solution is president's rule, और कुछ मुझे दिखता नहीं है। बीरभूम की घटना पर टीएमसी बीजेपी के निशाने पर है, तो दूसरे विरोधी दल भी 8 लोगों को जिंदा जलाए जाने की घटना के बाद से टीएमसी को घेरने में जुटे हैं। सीपीआईएम से लेकर कांग्रेस तक आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में जमहूरियत की हत्या की जा रही है। जमहूरियत का सिस्टम जो है उसको कुचल के लिए जो बंदोबस्त किया है तृणमूल सरकार ने, ये बहुत गंदा कारबार है। राष्ट्रपति शासन को तो नहीं चाहता है, लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जैसे तरीके से बंगाल में शांति आ जाए। बीरभूमि की हिंसा पर विरोध प्रदर्शन भी कई जगह हो रहे हैं। शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। जवाब टीएमसी की ओर से भी दिया जा रहा है। To divert the attention of the people towards some other things, they are doing all these things. It's a conspiracy. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो गुरुवार को रामपुर हाट जाएंगी और इसी बहाने उन्होंने यूपी के उन्नाव की घटना का जिक्र करके बीजेपी पर तंज भी कसा। যাই হোক, তারা গেছেন তাদের ব্যাপার, কিন্তু কখন আসবেন সেটা তো আমি জানি না। সেই জন্য আমি আজকের দিনটা ছেড়ে দিলাম।
কেউ যেতেই পারে। এটা বাংলা, এটাই উত্তরপ্রদেশ নয়। আমিও টিম পাঠিয়েছিলাম হাতরাসে, আমার এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আসামে যখন এনপিআর এনআরসি হয়েছিল আমি টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। इस बीच हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने एक चिट्ठी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखी और कहा कि बीरभूमि हिंसा पर वो मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार से हिंसा को लेकर सवाल पूछे। वहीं बीरभूमि हिंसा पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, मामले की सुनवाई की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चीफ प्रियंका कानूनगो ने हिंसा पर अधिकारियों से 3 दिन में जवाब मांगा। जरूरत पड़ने पर बीरभूमि टीम भेजने की बात भी कही। बीरभूमि की घटना पर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासत पूरे दिन होती रही। इस बीच एक खबर ऐसी भी आई जिसने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। ऐसी खबर आई कि जिस अस्पताल में आग से घायल पीड़ितों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, उनमें से एक चश्मदीद अचानक से गायब हो गया है। इस खबर पर बीरभूम के एसपी से टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता कमाल शाह ने सवाल किए तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। It's been said that one 14-year-old child is missing. Is it true? No. So how many people are injured? 3 people are injured. सच क्या है और झूठ क्या, हिंसा क्यों हुई, किसने की, कई सवालों से जुड़ी जांच भी हो रही है और मामले की तह तक जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस बंगाल की पहचान रविंद्रनाथ टैगोर से रही, जिस धरती की पहचान सुभाष चंद्र बोस से रही, वही धरती आज बीरभूमि की घटना से शर्मसार है और माँ माटी माणूस की पहचान वाला यही बंगाल आज हिंसा में जल उठा है। पश्चिम बंगाल के बीरभूमि से टाइम्स नाउ नवभारत के लिए कमाल शाह की रिपोर्ट। वहीं बीरभूम हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीरभूम हिंसा पर दुख जताया और कहा कि अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। अपराधियों को जल्द सजा दिलवाने में हम मदद करेंगे। राज्य सरकार हमसे जो मदद मांगेगी, राज्य सरकार को हम वो मदद देने के लिए पूरी तरह से तैयार। सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। बीरभूम हिंसा को लेकर के राज्य सरकार के ऊपर कई सवाल उठे और सवाल सिर्फ आम लोगों ने नहीं बल्कि खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी उठाए हैं। आखिरकार पीएम मोदी ने इस पर दुख व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार अपराधियों को माफ ना करे और जो संभव सहायता चाहिए राज्य सरकार को केंद्र देने के लिए तैयार। और अब बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि किसी भी हालात में इस्तीफा नहीं दूंगा, ये इमरान खान ने कहा है। अविश्वास प्रस्ताव में हम विजयी साबित होंगे, ये इमरान खान ने कहा है। और उन्होंने कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान का ये बड़ा बयान सामने आया। इमरान खान जिनके बारे में कहा जा रहा था कि विपक्ष उनके ज्यादातर सहयोगी दलों को अपने साथ मिला चुका है और अगले 48 घंटे में इमरान खान की सरकार गिर सकती है। ये कहा जा रहा था कि कर्नल बाजवा भी इमरान खान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, तो उसके बावजूद इमरान खान की तरफ से ये बयान दिया गया।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया कि वो किसी भी स्थिति में इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ अविश्वास प्रस्ताव में विजयी साबित होगी। पत्रकारों से बातचीत में इमरान खान ने कहा कि अगर कोई सोचता है कि वो घर चले जाएंगे तो वो गलत है। बुज़दिल है इमरान, बुज़दिल भाग रहा है, मुकाबला से भाग रहा है। हमें चूहे चूहे कहने वाले चूहे भागते हैं मुकाबला से। इमरान तू चूहा नहीं हो, इमरान you're a rat इमरान खान। तो इमरान खान भले ये कह रहे हो कि वो वापस घर नहीं जाने वाले हैं, लेकिन कैसे उनको चैलेंज किया जा रहा है एक बार फिर सुनवाते हैं आपको। बुज़दिल है इमरान, बुज़दिल भाग रहा है, मुकाबला से भाग रहा है। हमें चूहे चूहे कहने वाले चूहे भागते हैं मुकाबला से। इमरान तू चूहा नहीं हो, इमरान you're a rat इमरान खान। भारत को आंख दिखाने वाले इमरान खान का किला दरक चुका है। जिस जनरल बाजवा की पीठ पर बैठकर इमरान ने सत्ता का सूरज देखा, उसी बाजवा के इशारे पर अब इमरान की सरकार का सूरज ढलता जा रहा है। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की 2 दिन की बैठक खत्म होते ही पाकिस्तानी सेना के सरताज जनरल कमर जावेद बाजवा ने मानो इमरान के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। ये साफ कर दिया कि इमरान खान कुर्सी खाली करो। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर मोहर लगा रही है कि जनरल बाजवा और ISI चीफ नदीम अंजुम की इमरान खान से मुलाकात के बाद उन्हें सत्ता से बेदखल करने का फैसला किया गया। आपको बताएं कि इमरान और बाजवा में अदावत कब ठनी, उससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तानी नेशनल असेंबली का अंक गणित क्या है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 342 सदस्य हैं, जिनमें PTI के पास केवल 155 सदस्य, जबकि सहयोगी MQMP के 7 सदस्य, BAP 5 सदस्य, PMLQ 5 सदस्य, GDA 3 वोट, AML 1 सदस्य, JWP 1 सदस्य और 2 निर्दलीय। इन्हीं सहयोगियों के कंधे पर इमरान की सरकार टिकी है। एक भी हिला तो इमरान का किला ध्वस्त। सरकार गिराने के लिए विपक्ष को 172 वोट चाहिए। अभी विपक्ष के पास 162 सीटें हैं और कहा यह जा रहा है कि 2 दर्जन सांसद इमरान के खिलाफ मुस्तैद हैं। कुर्सी जाते देखकर इमरान को ईमान याद आ रहा है। एक होता है लोटा और एक होता है जमीर फरोश, जो अपना जमीर बेचता है। इनमें फर्क होता है। जो लोटा होता है ना, वो जिधर इक्तदार होता है उधर उसका मुंह चला जाता है, लेकिन जो जमीर फरोश होता है वो पैसे लेके अपना सौदा करता है, अपने मुल्क का सौदा करता है, अपनी जमहूरियत का सौदा करता है, अपने दीन का सौदा करता है। तो दूसरी तरफ PMLN चीफ शहबाज शरीफ और PPP प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी दावा ठोक रहे हैं कि इमरान के सहयोगी गठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं। सरकार बचाने की कोशिश में जुटे इमरान के हर तरफ अंधेरा है। सत्ता में सहयोगी MQMP के फजलुर रहमान जल्दी ही इमरान से बेवफाई का ऐलान करने वाले हैं। चुनाव आयोग इमरान पर जुर्माना लगा रहा है। OIC में कश्मीर राग अपना कोई रंग नहीं लाया तो जनरल बाजवा की बेरुखी इमरान को कराहने तक का मौका देने को तैयार है। 25 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी, यानी इमरान सरकार के आखिरी 48 घंटों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ। इमरान खान दावा तो कर रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, अविश्वास प्रस्ताव में विजयी साबित होंगे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये दावा गलत साबित होता है तो इमरान खान के पास विकल्प क्या है, ये बहुत आसान तरीके से आपको समझा देते हैं। इमरान खान के पास विकल्प क्या बताते हैं आपको कि गृहमंत्री शेख ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का हवाला दिया था और इमरान खान ने संविधान के अनुच्छेद 63A का हवाला देते हुए कुल 4 सवाल पूछे। अब वो 4 सवाल कौन कौन से जिनका जवाब या जिन पर राय सुप्रीम कोर्ट से मांगी है, बता देते हैं। पहला सवाल है कि दल बदल करने वालों की सदस्यता खत्म हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये इमरान खान पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद का हवाला देते हुए पूछा
इमरान खान पूछ रहे हैं कि अगर सदस्यता खत्म हो सकती है तो क्या वो सदस्य जिनकी सदस्यता खत्म होगी वो अगला चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, कि ऐसा ना हो अगला चुनाव लड़े और मुखालफत में खड़े हों तो इमरान खान को फिर उसका नतीजा भुगतना पड़े। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा सवाल इमरान खान ने किया वो कहते हैं कि अनुच्छेद 63A जिसका हवाला इमरान खान ने दिया था, 63A दल बदलू सांसदों को हमेशा के लिए अयोग्य साबित करता है कि नहीं करता है। ये इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना राय व्यक्त करेगा। सवाल नंबर 4 है कि सांसद का अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करना क्या मान्य है, अपनी पार्टी की नीतियों के खिलाफ वोट करना क्या मान्य है, इमरान खान ने पूछ रहे हैं। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, हम बता भी देते हैं कि इमरान खान अकेले बहुमत में नहीं है, उनके साथ उनकी कुछ सहयोगी पार्टियां हैं जो कि उनको सत्ता के लायक बनाती हैं। वो खिसकी तो चीजें मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन इमरान खान अगर जाते हैं तो सत्ता किसके पास आ सकती है उसके समीकरण आपको बता देते हैं। पहली संभावना यह कि सेना सत्ता संभाल सकती है। अगर सेना के पास सत्ता आती है तो इसका सीधा मतलब यह है कि कमान जनरल बाजवा के हाथों में होगी, यह पहली संभावना है। और उसके बाद जनरल बाजवा आम चुनाव करा सकते हैं और फिर अपनी किसी कठपुतली को सत्ता पर बैठा सकते हैं। दूसरी संभावना क्या है? दूसरी संभावना यह कि PMLN के जो नेता हैं शहबाज शरीफ वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। इनके रास्ते में कई अड़चने हैं। पहली अड़चन है आसिफ अली जरदारी जो कि PPP के नेता हैं और PM के उम्मीदवार भी हैं। आसिफ अली जरदारी के जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो वो भी रेस में हैं, वो भी कहते हैं कि मुझे भी PM बनना है। इसी को लेकर के एक और तीसरी संभावना भी बनती है। तीसरी संभावना भी आपको हाथे हाथ बताते चलते हैं कि इन दो संभावनाओं के अलावा और क्या क्या चीजें हैं। लेकिन इसी बीच हमारे साथ कसवर कलासा जुड़ चुके हैं, इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे सहयोगी हैं। कसवर, क्या इक्वेशन है इस वक्त? इमरान खान एक तरफ तो दावा कर रहे हैं कि भाई सत्ता को कुछ होने नहीं वाला, अविश्वास प्रस्ताव हम जीत जाएंगे। देखिए, इस वक्त जो मैं आपको बता सकता हूं इस्लामाबाद से, पॉलिटिकल टेम्परेचर इंतहाई जो है ना हद से भी ज्यादा बढ़ चुका हुआ है। आप ये देखें कि जिस तरह आप बात कर रहे थे कि इमरान खान के साथ उनके 6 कोalition पार्टनर्स हैं, उन 6 में से किसी ने भी अभी तक इनको ना हाँ की है ना इनको ना की है। इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर एक लटकती तलवार है। और दूसरी साइड पे ये अपने आप को ये कहते हैं कि मेरे पास सरप्राइजेज हैं, मैं आपको सरप्राइज दूंगा। तो मैं आपको एक चीज मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं 11th आवर तक मैचेस जहां पे चलते हैं। अभी आपने बात की थी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की आर्मी की, तो इसका स्टेक रहा है हमेशा पॉलिटिक्स में। इसमें ये कभी नहीं मानते और जाहिर है हमारे पास कुछ प्रूफ भी नहीं होता। लेकिन हमने 2018 के इलेक्शन में देखा कि कुछ सेक्शन ऐसा था जो प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे। अब इन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। अगर तो ये न्यूट्रल हो गए हैं वाकई में, जिसके चांसेस बड़े कम है, आप मेरी बात गौर से सुने, अगर तो वाकई न्यूट्रल हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप की जो प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी है इससे जुड़े रहने से कोई बचा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है सिंपलीफाइड चीजों में कि अगर पाकिस्तान की आर्मी न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जुम्मे को या 27-28 को ये जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन मेरी अपनी जानकारी ये है कि अभी तक पाकिस्तान की जो पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट है उसके जो सर्कल्स हैं वो अभी तक इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बाजवा साहब हूं या ना हूं, जो भी है, इनकी फैन फॉलोइंग भी है आर्मी के अंदर और इनके सिंपैथिजर मतलब इनके हमदर्द वहां पर मौजूद हैं। लिहाजा मैं तो इनके वर्ड बाय नहीं कर सकता। जो ISPR ने भी एक बात की कि हम न्यूट्रल हैं, तो मैं अभी इन अल्फाज को हजम नहीं कर पा रहा। बड़ा मुश्किल है उनके लिए न्यूट्रल रहना। अगर मैं दो किरदारों की भूमिका जानना चाहूंगा आपसे कि इन दोनों किरदारों की मौजूदा भूमिका क्या है। पहला जनरल बाजवा की कि जनरल बाजवा का स्टैंड क्या है, उनकी भूमिका क्या है। दूसरा जो उनके सहयोगी हैं MQ MP के फजलुर रहमान, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जल्दी वो दामन छोड़ सकते हैं, बेवफाई कर सकते हैं इमरान खान से। सॉरी, आप जरा रिपीट करें, मैं सुन नहीं पाया। सॉरी, मैं कह रहा हूं मैं दो किरदारों की भूमिका जानना चाहता हूं कि दो किरदार इस वक्त क्या कर रहे हैं। पहला जनरल बाजवा और दूसरा फजलुर रहमान। ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उनके बहुत बड़े जो है इस वक्त इस करंट सिनेरियो में ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। जनरल बाजवा साहब बहुत पावरफुल आदमी है पाकिस्तान में। इस वक्त जो टॉप पे जो पावरफुल 3 आदमी है वो जनरल बाजवा है।
किसी साइड पे जो कहते हैं ना कि थोड़ी सी करवट इन्होंने थोड़ी सी बदली या थोड़ी सी ली तो उसी साइड पे इन्हें वजन ज्यादा हो जाना है। मैं वही बात अर्ज कर रहा हूं कि अगर वाकई आर्मी न्यूट्रल है, जिसके चांसेस बड़े कम है, अगर है तो इसका मतलब है इमरान खान साहब के साथ आप देखें PMLQ की आप उनकी 5 सीटें हैं, आप इनकी हिस्ट्री देखिए कि हमेशा इनके बड़े आइडियल ताल्लुकात रहे हैं पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के साथ। जनरल परवेज मुशर्रफ जो है एक टाइम पे उनके साथ इनका बड़ा रिलेशन रहा है। अब ये वही लोग हैं, आर्मी भी वही है, इनके बड़े आइडियल ताल्लुकात हैं। अब 5 सीटों के साथ ये पंजाब में स्पीकरशिप इन्होंने ली हुई है और यहाँ पे भी बड़ी आइडियल इनको बिल्कुल मिली हुई है। हालांकि अभी तक की जो इक्वेशंस हम लोग देख पा रहे हैं वो यही कि इमरान खान के लिए सत्ता बचाने के दावा वाले ही कर रहे हो, कुर्सी बचाना बहुत आसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कसवर क्लासरा आपको हम तो जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द वापस लौट रहे हैं।